5 दिन और एक पहाड़ी शहर। सबसे बड़ा सवाल कि कितना खर्चा आएगा। लोग बोलते हैं ये जगह महंगी है, कुछ कहते हैं हनीमून डेस्टिनेशन है। लेकिन अगर आप 5 दिन के लिए आओ तो स्टे, फूड, ट्रैवल, साइट सीइंग और हिडन प्लेसेस मिला के टोटल बजट कितना होना चाहिए, इस वीडियो में कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैंने एग्जैक्ट टोटल अमाउंट बताया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं उज्जवल जो कि हमेशा ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। आज हम बात करेंगे दार्जिलिंग के कंप्लीट 5 दिन ट्रैवल गाइड की, जिसमें मैं आपको बजट, स्टे, फूड और ऑफ बीट प्लेसेस सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आप 5 दिन के लिए दार्जिलिंग आ रहे हो तो कंफर्टेबल ट्रिप के लिए 10,000 का बजट सेफ रहेगा। अब मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि पैसे एग्जैक्टली कहाँ कितने लगने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका खर्चा है वो है न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन या सिलीगुड़ी स्टेशन से दार्जिलिंग पहुंचने का, जिसका कॉस्ट पड़ता है अप्रोक्स 300 to 350 पर पर्सन इन शेयरिंग जीप, जो कि 3 से 4 घंटों में आपको दार्जिलिंग पहुंचा देगा। नो डाउट रास्तों का व्यू कमाल का होता है। अब बात करते हैं स्टे की। मैं दार्जिलिंग में 5 दिन रुका था, जहां मैंने होटल नहीं बल्कि हॉस्टल चूज किया था। तेंजिंग नॉर्गे यूथ हॉस्टल, जो कि मॉल रोड से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर। मैंने यहाँ पे स्टे किया था सिर्फ और सिर्फ 250 रुपए में। ये एक डॉर्म हॉस्टल है जिसमें आपको क्लीन बेड, बेसिक फैसिलिटीज और बजट फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल जाता है। अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या बैकपैकिंग कर रहे हो तो ये जगह काफी सेफ है। लेकिन हाँ, यहाँ सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होती है, कॉल पे, नो ऑफलाइन बुकिंग्स। सो नंबर डिस्क्रिप्शन में है, अपने बेड्स पहले से बुक कर लेना। वहीं अगर आप फैमिली और कपल ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मॉल रोड के आसपास 1000 से 1500 में इजिली एक डिसेंट रूम मिल जाएगा। बट हाँ, टोटल बजट थोड़ा ऊपर जा सकता है। अब जब स्टे का क्लियर हो गया तो चलिए अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट खर्चे की, यानी कि फूड का। दार्जिलिंग में इजिली आपको 100 रुपए में वेज थाली और 200 में नॉन वेज थाली मिल जाएगी। और अगर आप स्ट्रीट फूड चूज करते हो तो वो और भी सस्ते में पड़ सकता है। यहाँ के मोमो और थुक्का ट्राई करने लायक है, लेकिन असली पैसा कहाँ लगता है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा। अब बात करते हैं लोकल ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि दार्जिलिंग में घूमने के लिए आपको थोड़ा प्लानिंग करना जरूरी है। यूजुअली लोग दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने के लिए शेयर टैक्सी या कैब चूज करते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा अलग चूज किया था। मैंने दार्जिलिंग में स्कूटी रेंट करी थी, जो कि पर डे लगभग 800 में मिल गई। ये रेट सीजन वाइज थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। अब स्कूटी लेने का सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो और ऑफ बीट जगहों पर इजीली पहुंच सकते हो। इससे आपका बहुत टाइम भी सेव होता है। अब फ्यूल की बात करें तो 1500 में आप पूरा दार्जिलिंग कवर कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑफ बीट प्लेसेस। लेकिन एक बात याद रहे, पहाड़ों का रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट राइडर नहीं है तो कैब या शेयरिंग टैक्सी बेटर ऑप्शन है। इन दार्जिलिंग के रास्तों में इतना भी कुछ हार्ड नहीं है, तो आप इजीली कर सकते हो। अब बात करते हैं दार्जिलिंग के साइट सीइंग स्पॉट्स और एंट्री टिकट्स की। अच्छी बात यह है कि दार्जिलिंग में ज्यादा जगहों पर एंट्री टिकट है ही नहीं, या तो है भी तो बहुत ज्यादा 50 रुपए की। इनमें से कुछ पॉपुलर स्पॉट्स पे ही एंट्री टिकट लगती है, वो भी 20 से 50 रुपए पर पर्सन के अराउंड। बाकी कई सारे व्यू पॉइंट, वॉकिंग एरिया कंप्लीटली फ्री होता है। तो ओवरऑल जो साइट सीइंग का खर्चा होता है वो ज्यादा हैवी नहीं होता। मेजर एक्सपेंसेस आपके ट्रांसपोर्ट और फूड में ही आता है। अब जब कॉस्ट क्लियर हो ही गया है तो चलिए देखते हैं 5 दिन का परफेक्ट आइटनरी कैसे प्लान कर सकते हैं। डे 1 में यूजुअली न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचने में ही शाम हो जाता है। रोड जर्नी 3-4 घंटे की होती है, इसलिए पहले दिन ज्यादा रश करना सही नहीं रहता। इस दिन आप अपना हॉस्टल या होटल चेक इन करें, थोड़ा रेस्ट लें और शाम को मॉल रोड एक्सप्लोर करें। मॉल रोड का इवनिंग वाइब काफी अच्छा होता है, वॉकिंग फ्रेंडली एरिया होता है, स्ट्रीट फूड मिल जाता है और यहाँ पे आप लोकल एटमॉस्फेयर भी फील कर सकते हो। अब डे 1 को लाइट रखना इसलिए भी बेटर होता है ताकि नेक्स्ट दिन सुबह अर्ली स्टार्ट के लिए रेडी हो सको। अब डे 2 की सुबह स्कूटी रेंट करके निकल जाइए दार्जिलिंग के बेहद ही खूबसूरत ऑफ बीट लोकेशन की तरफ, जिसका नाम है लामा हाता इको पार्क।
यहाँ तक जाने वाले रास्ते काफी खूबसूरत और सीनिक दिखते हैं। और क्लियर वेदर में आपको कंचनजंगा का शानदार व्यू भी देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने पहले लोकेशन पे, जो कि एक ऑर्बिट प्लेस है, लामाहट्टा। ये एक्चुअली एक पाइन फॉरेस्ट है जिसमें हमको थोड़ा 1 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है। रास्ते अमेजिंग है और फॉरेस्ट जो है एकदम डेंस है, तो अंदर मतलब एक पार्क टाइप का है ऊपर, और क्या मतलब पॉन्ड भी है क्या ऊपर, एक तालाब भी है। तो ऊपर अभी यहाँ बाइक पार्क की है, तो अभी ऊपर चलते हैं और फिर यहाँ पे ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी 20-30 मिनट की हाइक भी है, जो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फैमिली और कपल्स के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ का एनवायरनमेंट काफी पीसफुल और ग्रीनी होता है। तो भाई आधे घंटे के ट्रैक के बाद, 20-25 मिनट का नहीं, आधे घंटे का है, ऊपर आ गए। जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का, लेक। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ फैमिली एंड कपल्स के लिए अच्छा है। मैं दिखाता हूँ लेक आपको। अगर आप क्राउड से थोड़ा दूर नेचर एंजॉय करना चाहते हो तो ये जगह डेफिनेटली वर्थ इट है। लामाहट्टा एक्सप्लोर करने के बाद दोपहर तक वापस दार्जिलिंग आ सकते हो। उसके बाद निकल जाइए रॉक गार्डन की तरफ, जो दार्जिलिंग का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। रॉक गार्डन तक जाने वाले रास्ते थोड़े नैरो और जिगजैग जरूर हैं, इसलिए स्कूटी या बाइक चलाते वक्त थोड़ा केयरफुली ड्राइव करें। रॉक गार्डन में पहुंचते ही आपको देखने को मिलेगा नेचर और मैन पावर का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको हर चीज मैनमेड देखने को मिलेगी, जैसे कि मैनमेड वाटरफॉल, ग्रीनरी और ब्यूटीफुल डिजाइन पाथवेज, सब कुछ मैनमेड। अब रॉक गार्डन को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल जाइए गंगामा लेक की तरफ, जो कि रॉक गार्डन से थोड़ा ही दूरी पे है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा ऑफबीट फील देता है और यहाँ आपको बिल्कुल ना के बराबर क्राउड देखने को मिलेगा। भाई जिस प्लेस पर अभी मैं हूँ, अगर आपका दार्जिलिंग में सनी भैया जैसा दोस्त नहीं है तो ऐसी जगहों को आप मिस कर देंगे और कभी नहीं आ पाएंगे। क्योंकि भाई जहाँ पे अभी मैं हूँ, इसका नाम है गंगामा लेक, और यहाँ पे एक टूरिस्ट नहीं है भाई। और इतनी ब्यूटीफुल जगह है ये, इतने सुंदर ऐसा वाटरफॉल जा रहा है, ऊपर से ब्रिजेस बने हुए हैं। तो भाई आई एम ब्लेस्ड। ऑल क्रेडिट्स गोज टू दिस मैन। अगर आप एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो गंगामैया पार्क डेफिनेटली विजिट करें। यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना शांत होता है कि आपको नेचर को फील करने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा और आप एक रिलैक्सिंग टाइम स्पेंड कर सकते हो। भाई लिटरली एक टूरिस्ट नहीं है इस जगह पे, मतलब इसको टोटली अनएक्सप्लोर्ड बोल सकते हैं आप। एक टूरिस्ट नहीं है। इस जगह का नाम है गंगामा लेक, जहाँ आप आ सकते हो। बहुत प्यारी जगह है, मुझे तो ये रॉक गार्डन से भी ज़्यादा पसंद आई। बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत ज़्यादा शांति है, क्योंकि यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। यहाँ के लोग बता रहे कि पहले यहाँ पे टूरिस्ट हुआ करता था, लेकिन कभी तो मतलब मेरे को डेट नहीं पता, टाइम नहीं पता, यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट अब नहीं आते हैं। और यहाँ पहले बोटिंग भी होती थी, अब नहीं होती है। लेकिन बहुत प्यारी जगह है, आप इस जगह को अपने आइटनरी में ऐड जरूर करिएगा। मस्ट विजिट प्लेस। तो डे 2 पूरा नेचर और ऑफबीट एक्सप्लोरेशन के नाम रहा, लेकिन असली दार्जिलिंग का लोकल साइटसीइंग एक्सपीरियंस अभी बाकी है। तो डे 3 थोड़ा जल्दी स्टार्ट करिएगा और निकल जाइए दार्जिलिंग से कुछ ही दूर एक बेहद ही खूबसूरत टाउन मिरिक की तरफ। अब मिरिक का सफर खुद में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। रास्ते में आपको देखने को मिलेंगे डेंस पाइन फॉरेस्ट और पहाड़ों के बीच से गुजरता एक सीनिक पतला रोड, जिसपे आपको बाइक राइड करके बेहद ही मजा आने वाला है। मिरिक रूट पर ही एक ऑफबीट जगह पड़ती है जिसका नाम है माझीधुरा।
यहाँ पहुंचते ही आपके मुंह से निकलेगा, अरे ये तो बिल्कुल कश्मीर के पहलगाम जैसा लग रहा है। इसलिए इसे कई लोग नॉर्थ बंगाल का पहलगाम भी कहते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये एक छोटा सा ग्राउंड है जिसमें सैकड़ों पाइन ट्रीज हैं और इसको मिनी पहलगाम इसलिए कहा जाता है कि जो रियल वाला पहलगाम है ये उसकी तरह, ये जो पाइन ट्रीज है वो उसी की तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखता है और बीच में एक बड़ा ग्राउंड भी है और मेन वाले पहलगाम में भी इस तरह ग्राउंड है। तो ये थोड़ा सा जो कश्मीर वाला पहलगाम है ना तो उससे सिमिलर दिखता है, तो इस कारण इसको मिनी पहलगाम बोलते हैं। इस जगह को अच्छे से एंजॉय करने के बाद आप सीधा पहुंच जाइए मिरिक लेक। यहाँ आप कई सारी एक्टिविटीज कर सकते हो जैसे कि बोटिंग, हॉर्स राइड, एटीवी राइड और भी बहुत कुछ। यहाँ लेक के पास बैठकर ठंडी हवा और पीसफुल वाइब भी एंजॉय कर सकते हो। ये जगह फैमिली ट्रिप के लिए परफेक्ट है। तो यहाँ लोग बोटिंग वोटिंग भी कर रहे हैं। लेक में एक लेक के बीच में ब्रिज है जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है और उसके ठीक पीछे अपने भारत का झंडा वो लहरा रहा है, वो और भी खूबसूरत बना रहा है। इस जगह में 4 चांद लगा रहा है। तो कुछ ऐसा है कहानी मेरिक लेक की। यहाँ तो शहर भी दिखता है, मतलब मेरिक मोनेस्ट्री भी दिखती है, उसके पीछे जंगल भी दिखते हैं। तो मतलब कई सारे व्यू इस जगह से मिलते हैं और पीछे थोड़ा थोड़ा अगर मौसम क्लियर हो तो कंचनजंगा भी दिखता है। बाकी यहाँ थोड़ी क्राउड है, बाहर नाश्ता वास्ता कर सकते हैं आप, स्टॉल्स लगे हुए हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो बाहर मार्केट भी वो भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग भी हो रही है यहाँ पे, उस पर फ़ोटो वोटो लेना हो तो ले सकते हैं आप। ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं आके मेरिक लेक पे। यहीं से थोड़ा ऊपर मिरिक का सबसे बड़ा मोनेस्ट्री बोरकर मोनेस्ट्री भी जरूर विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटे छोटे मॉन्क्स और वहाँ की शांति आपके मन को सच में टच करेगी। भले ही स्पिरिचुअल हो या नहीं, इससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ का जो सुंदरता है, जो शांति है, वो आपको सच में पसंद आने वाली है। ये जगह आपको 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल काम कर देगी। पेइंग व्हील्स, सारे व्हील्स पे ना मंत्र लिखे होते हैं। मतलब आप जितने व्हील्स को घुमाओगे, मतलब उसका मतलब ये होता है कि आप उतने मंत्र का जाप कर दिए। मतलब मैं अभी इतने घुमाऊँ तो मैं इतने, जिस पे जो भी मंत्र लिखे होंगे मैं उसको पढ़ लिया हूँ, उसके फल मुझे मिलेंगे। भाई इतने सारे, आज की पूजा तो हो गई। तो अभी हम यहाँ के एक स्टूडेंट, मतलब यहाँ की भाषा में लामा कहा जाता है, जो यहाँ के प्रेस्ट मतलब होते हैं, संत होते हैं, उनके साथ हूँ। तो इन लोग यहाँ के मतलब स्टडी कर रहे हैं, बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं। तो भाई आपका नाम क्या है? थोड़ा तेज बोलना भाई, क्या है मतलब? तेजिंग डाकपा। और इस मोनेस्ट्री का? बोकर। ओके, ये सबसे पुराना मोनेस्ट्री है मेरिक का? ओके, तो आप लोग मतलब यहाँ अभी पढ़ाई सीख रहे हो ना? तो मतलब क्या पढ़ाया जाता है यहाँ पे? क्या पढ़ाया जाता है? मतलब बुद्धिज्म तिब्बतन पढ़ाया जाता है। ओके, आपकी क्या टाइमिंग होती है? मतलब सुबह से कितने बजे से क्लासेस चलती है? सुबह से 5 बजे से कितने बजे तक? 5 से शाम के 6 बजे तक। ओके, मतलब ये इतने से मतलब पढ़ते, फिर बाकी समय अपना जो भी करना होता है करते हैं ना? ओके, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा रहता है ना, मतलब ऐसा? आप लोग यहीं क्यों? ओके भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके। अब बोरकर मोनेस्ट्री अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल जाइए मिरिक के बेहद ही खूबसूरत विलेज की तरफ, जिसका नाम है ट्विंगलिंग विलेज। इस विलेज में आपको देखने को मिलेगा एक व्यू पॉइंट, जहां तक पहुंचने के लिए आपको करना पड़ता है बेहद ही छोटी सी हाइक। लेकिन ऊपर पहुंचते ही आपको मिलेगा एक यूनिक पेड़ों के बीच बना हुआ एक रास्ता, जो कि आपको एकदम यूनिक लगेगा। दोनों साइड ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज। टॉप पे पहुंचने के बाद आपको देखने को मिलेगा नीचे तक फैला हुआ टी गार्डन का व्यू। मुझे पर्सनली ये ट्विंगलिंग व्यू पॉइंट काफी यूनिक लगा, क्योंकि यहाँ क्राउड कम था और व्यू बिल्कुल रॉ और नेचुरल फील देता है। अब डे 3 भी पूरा एक सीनिक रोड ट्रिप और ऑफबीट एक्सप्लोरेशन के नाम रहा, और शाम तक वापस दार्जिलिंग आ जाओ। अब डे 4 थोड़ा रिलैक्स भी स्टार्ट कर सकते हो। अब लास्ट डे हम कवर करेंगे दार्जिलिंग का प्रॉपर लोकल साइड से। तो सबसे पहले आप पहुंच जाइए दार्जिलिंग स्टेशन। यहाँ आप वर्ल्ड फेमस टॉय ट्रेन को देख सकते हो।
फोटोज क्लिक करा सकते हो। और अगर आप राइड लेना चाहते हो तो दार्जिलिंग से घूम स्टेशन तक की राउंड ट्रिप अवेलेबल होती है, जिसका कॉस्ट अप्रॉक्स 1500 रुपए पर पर्सन के अराउंड होता है। ये शॉर्ट राइड एक हेरिटेज एक्सपीरियंस देता है। और अगर टॉय ट्रेन राइड नहीं लेते हो तो सीधा निकल जाइए डाली मोनेस्ट्री की तरफ। ये एक बेहद ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है और यहाँ से पूरा दार्जिलिंग सिटी का एक बहुत ही प्यारा व्यू मिलता है। यहाँ का एटमॉस्फेयर भी काफी पीसफुल होता है। डाली मोनेस्ट्री के बाद विजिट करें जापानीज पीस पगोड़ा। ये जगह शांति और पॉजिटिविटी का सिंबल है और यहाँ कुछ मिनट शांत बिताने का भी काफी रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है, जो आपके माइंड को बिल्कुल शांत कर देता है। फिर निकल जाइए बतासिया लूप की तरफ। यहाँ आप टॉय ट्रेन को सर्कुलर ट्रैक पर राउंड लेते हुए देख सकते हो और साथ ही क्लियर वेदर में कंचनजंगा का शानदार व्यू भी एंजॉय कर सकते हो। फोटो के लिए ये जगह परफेक्ट है। बतासिया लूप एक वॉर मेमोरियल भी है, जहाँ पे लहराते हुए तिरंगे को देख के हमारे अंदर की देशभक्ति पूरी तरह से जाग जाती है। अब बतासिया लूप के बाद घूम स्टेशन जरूर विजिट करें, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन में से एक है। यहाँ का हेरिटेज फील अलग ही लेवल का है। के बाद लोकल साइटसीइंग कंप्लीट करने के लिए हैप्पी वैली टी स्टेट भी जरूर विजिट करें। यहाँ आप टी प्रोसेसिंग देख सकते हो और फ्रेश दार्जिलिंग टी भी टेस्ट कर सकते हो। टाइम मिले तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी देख सकते हो। यहाँ माउंटेनियरिंग हिस्ट्री का एवरेस्ट एक्सपीडिशन से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। वैसे आप सोच रहे हो कि मैं अभी तक टाइगर हिल का जिक्र क्यों नहीं किया। सच बताऊं, मैं इस ट्रिप में टाइगर हिल कंप्लीटली स्किप किया हूँ। रीजन सिंपल था, हमारे हॉस्टल की बालकनी से हमें वही कंचनजंगा का क्लियर सनराइज व्यू मिल रहा था। जानता हूँ टाइगर हिल आइकॉनिक जरूर है, लेकिन वहाँ सुबह 3-4 बजे उठ के निकलना पड़ता है। क्राउड थोड़ा ज्यादा होता है और क्लियर वेदर हो तभी प्रॉपर व्यू मिलता है। अगर वेदर फॉगी हो तो कभी कभी कुछ भी विजिबल नहीं होता। इसलिए मैंने डिसाइड किया, जब सेम व्यू मुझे पीसफुली बालकनी से मिल रहा है तो अननेसेसरी रश करने का कोई रीजन नहीं था। ट्रैवल का मतलब हर फेमस स्पॉट टिक करना नहीं होता, कभी कभी बेस्ट डिसीजन होता है स्मार्टली चूज करना। तो चलिए अपने एक्सपेंसेस को टोटली ब्रेक डाउन करके कैलकुलेट करते हैं और जानते हैं इस ट्रिप पे कितना खर्चा हुआ। सबसे पहले न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग में शेयरिंग कैब का अप्रॉक्स 350 पर पर्सन होता है, तो अराइवल और रिटर्न का मिला के अप्रॉक्स हो गया 700 रुपीज। हमने स्टे किया था तेंजिंग नॉर्गे यूथ हॉस्टल में, जहाँ का स्टे कॉस्ट अप्रॉक्स 250 पर डे था, तो 4 दिन का टोटल होता है 1000 रुपीज। हमने पूरा दार्जिलिंग स्कूटी से एक्सप्लोर किया, तो फ्यूल कॉस्ट अप्रॉक्स 1000 में पूरा दार्जिलिंग मेरिक लामाहाता कवर हो गया। स्कूटी रेंट अगर इंक्लूड करें तो मान लो अप्रॉक्स 800 रुपए पर डे, तो 3 दिन का होता है 2400 रुपीज। एंट्री टिकट्स कहीं 20 रुपए, कहीं 30 रुपए और हाईएस्ट 50 रुपए की थी, तो अप्रॉक्स टोटल साइटसीइंग एंट्री का करें तो 300 से 400 रुपए मान लेते हैं। अब फूड डिपेंड करता है कि आप कहाँ खाते हो, लेकिन एवरेज 200 से 300 पर डे में डिसेंट खाना मिल जाता है। तो 5 दिन का अप्रॉक्स फूड का जोड़ लेते हैं 2500 रुपीज। तो अगर टोटल कॉस्टिंग इस ट्रिप की जाए तो हमारा ट्रेवल में जाता है 700 रुपीज, स्टे में जाता है 1000 रुपीज, स्कूटी प्लस फ्यूल में जाता है 3400 रुपीज, एंट्री में जाता है 400 रुपीज, फूड में जाता है 2000 रुपीज और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी जोड़ लेते हैं 2000 रुपीज। तो अप्रॉक्स टोटल होता है 9750 रुपीज पर पर्सन। तो अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें तो दार्जिलिंग जैसे ब्यूटीफुल हिल स्टेशन को सिर्फ 10,000 के बजट में कंफर्टेबली एक्सप्लोर किया जा सकता है। पूरा आइटनरी ऑफ बिट लोकल साइटसीइंग दोनों कवर करता है और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचाता है। दार्जिलिंग सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। स्लो मॉर्निंग, चाय के बगान, टॉय ट्रेन की सिटी और पहाड़ों की शांति ही। इन 4 दिनों में हमने ऑफबिट प्लेसेस से लेकर लोकल साइटसीइंग तक सब कवर किया, वो भी एक प्रैक्टिकल बजट में। अगर आप भी दार्जिलिंग ट्रिप प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, ये पूरी आइटनरी आपके काम आएगा। और ऐसे ही रियल, प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट ट्रैवल गाइड के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। टिल देन टेक केयर।